नमस्कार, स्वागत है आपका शेयर बाजार सबका अधिकार में। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, कल की धुआंधार तेजी के बाद बाजार ने एक छोटा सा ब्रीदर आज जरूर लिया बिल्कुल, और जरूरी भी था। जिन लोगों ने जितना कमाया था थोड़ा तो वो इस ब्रेक का फायदा उठाएंगे ही। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें मानसी, तो बाजार में कम से कम सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर नजर आ रहा है। बिल्कुल, एंट्री अपॉर्चुनिटीज है और फियर ऑफ मिसिंग आउट। कल फोमो फील कर रहे होंगे लोग, क्योंकि काफी हद तक बाजार में बढ़िया एक्शन देखने को मिला था। अब सोच रहे होंगे कि एंट्री अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, तो मिल गई आपको एंट्री अपॉर्चुनिटी। और इस वक्त अगर आप देखेंगे बाजार में कई सारे सेक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली फार्मा सेक्टर में जो एक्शन देखने को मिल रहा है। फार्मा सेक्टर की शुरुआती तेजी, कल फार्मा ने बैक सीट पकड़ी थी और आज के सत्र में फार्मा सेक्टर में हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, कई सारे पॉकेट्स हैं और कई सारे स्पेसेस हैं जहां पर स्ट्रेटेजाइज कर आप अपने पोर्टफोलियो का गठन कर सकते हैं। और शेयर बाजार सबका अधिकार से हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है, ये हमारी मुहिम है कि हर नागरिक जो है बाजार की बारीकियों को समझे और बाजार को समझते हुए सिर्फ और सिर्फ छोटी अवधि में कोई मुश्किलें या कोई गलतियां ना करें, बल्कि लंबी अवधि के लिए और लॉन्गर टर्म के साथ शॉर्ट टर्म भी अगर स्ट्रेटेजाइज करें मार्केट्स को, तो फिर सही डिसीजन ले। इसी के चलते चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन कल की बड़ी तेजी के बाद बाजार पर एक चेक होना जरूरी है। इस वक्त अगर आप देखेंगे, निफ्टी में करीब 200 अंकों की कमजोरी, 24,750 के लेवल्स के आसपास ट्रेड। बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कमजोरी के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। फार्मा सेक्टर ऑफ द डे और आईटी में लगाड़, यानी कि कल जो आईटी सेक्टर अच्छी मजबूती दिखा रहा था, उसका विपरीत एक्शन आज आईटी सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। और फार्मा जहां पर कल कमजोरी देखने को मिली थी, आज मजबूती के साथ वहां पर कामकाज देखने को मिल रहा है। हीरो सेक्टर और साथ ही सेक्टर लगाड़ तो हमने जाने, लेकिन हीरो स्टॉक भी जानने चाहिए, और वो है बीएसई लिमिटेड। दिन प्रतिदिन हम देखते हैं स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन, 6,500, 6,700, 6,800 और 7,000 के लेवल को भी छूता हुआ, और अब आगे यहां से 7,500 तक के स्तर की भी गुंजाइश नजर आ रही है। एट दिस जंक्चर जहां हम बात कर रहे हैं 7,178 के लेवल्स पर करीब 3.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। चलिए बाजार पर बातचीत करने के लिए हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी शामिल करते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बाजार को कैसे रीड कर रहे हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं गौरांग शाह भी जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों से बातचीत होगी। इस बीच सचिन गुप्ता भी हैं जो कि मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सचिन, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी, कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप, और इस वक्त आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मानसी जी। एंड वेल, एक अच्छी रैली है कल के ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखी है, और उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो मार्केट में कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। हालांकि लोअर साइड में सपोर्ट जो है वो इंटैक्ट है। ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट का जो बायस है वो पॉजिटिव साइड में, एंड मुझे लगता है जब तक ये सपोर्ट्स लेवल इंटैक्ट है मार्केट के अंदर, पॉजिटिव साइड में कंटिन्यू रहा जा सकता है। एंड निफ्टी पर अगर हम देखें तो लोअर साइड जो सपोर्ट्स हैं अभी के लिए वो 24,600, 24,400 के अराउंड बने हुए हैं, वाइल ऑन द हायर साइड में पूरी पॉसिबिलिटीज है 25,000 के लेवल्स को ब्रेक करने की। जैसे 25,000 के ऑन द हायर साइड लेवल्स ब्रेक होते हैं, अपसाइड पोटेंशियल करीब 25,200, 300 तक के लिए भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जरूर एक रेंज बाउंड मोमेंटम्स अभी के लिए कंटिन्यू कर रहा है। प्रायर डे पर भी एक अच्छा स्पर्ट देखा था, बट आज वापस से कुछ एक स्लाइड वीकनेस यहाँ पर भी बनी हुई है। लोअर साइड में 54,600, 700 यही एक इमीडिएट सपोर्ट एरियाज अभी के लिए बैंक निफ्टी में बने हुए हैं, और मुझे लगता है जब तक ये सपोर्ट्स के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, ये लेवल्स इंटैक्ट है ऑन दी लोअर साइड में एज एन सपोर्ट। अप साइड यहाँ पर भी करीब 56,150 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो बायस ओवरऑल पॉजिटिव है। जिस तरीके से प्रायर डे पर हमने ब्रेकआउट्स आते हुए देखे हैं निफ्टी के अंदर, क्लियर कट स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर जो है वो नजर आ रही है। एंड मुझे लगता है जब तक सपोर्ट्स इंटैक्ट है, ओवरऑल पोजीशंस बाइंग साइड में रह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शंस मार्केट में बना हुआ है जिसका एडवांटेज लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये है रणनीति बाजार पर इस वक्त की सचिन की तरफ से आती हुई। इस बीच अक्षय भागवत साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। और मैं दर्शक के पहले सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अमित महापात्रा साहब कोलकाता से। चलिए, इनसे संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन इन्होंने अपना सवाल भेजा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जुपिटर वैगन्स में इन्होंने खरीदारी की हुई है और इनकी बाइंग प्राइस मैं बता देता हूं अक्षय, 524 की इनकी खरीदारी है। 3 से 5 साल का
नजरिया ये लेकर चल रहे हैं जुपिटर वैगन्स में। तो बताइए अक्षय, क्या करना चाहिए अगर हम इनकी बाइंग प्राइस देखें? ऊपरी स्तरों की बाइंग प्राइस है इनकी लगभग 9,500 का नुकसान यहां पर झेलते हुए, लेकिन पेशेंस है, धैर्य रखना चाहते हैं। तो गुड मॉर्निंग प्रशांत भाई। देखिए, जुपिटर वैगन्स आपको ये ट्रेड में टाइम देना पड़ेगा। स्टॉक में गिरावट तो बिल्कुल देखिए हमने, मेरे हिसाब से 1.5-2 साल के दायरे में, पर अगर रिसेंट एक्शन देखे तो कहीं ना कहीं 300 का एक मजबूत सपोर्ट बन चुका है स्टॉक में। और वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को देखते हुए मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो कम से कम 1 साल के ऊपर आपको होल्ड करने का नजरिया रहेगा। 300 आपका सपोर्ट बेस है, और फिलहाल जिस डेटा बता रहा है कि शायद टारगेट प्रोजेक्शन 550 का हो सकता है, तो होल्ड करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस बनाना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 270 के नीचे। ये राय जुपिटर वैगन्स पर आपको मिलती हुई, और 370 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज स्टॉक में हम देख रहे हैं। एक और सवाल यूट्यूब के जरिए हमारे एक व्यूअर ने भेजा है। अंकित कुमार मिश्रा जी लिखते हैं हरियाणा से, विप्रो में खरीदारी की गई है। सचिन, आपसे एक राय जानना चाहेंगे। 300 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। अपनी एंट्री पॉइंट्स जो हैं, एंट्री लेवल्स जो हैं 160 के बता रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस की अगर बात करें, ऑलमोस्ट 1.5 से 2% की बिकवाली। वैसे IT सेक्टर ही आज डाउन साइड दिख रहा है, और इसी के चलते विप्रो में हम गिरावट देख रहे हैं। लेकिन इनकी खरीद किस स्तर से अगर देखा जाए, 160 की इनकी खरीद है, वहां से आप मुनाफा ये देख रहे हैं ऑलमोस्ट 30,000 रुपए का एग्जिस्टिंग पोजीशन है। आपकी राय क्या होगी विप्रो के स्टॉक प्राइस पर अंकित के लिए? पर मानसी जी, अगर ओवरऑल देखें तो रिसेंटली कंसोलिडेशन फेज जो स्टॉक के अंदर बना हुआ था करीब 240 245 के आसपास में, वो लेवल्स ब्रेक होते हुए नजर आए प्रायर डे पर। आज जरूर हायर साइड से स्लाइट रिट्रेस होता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है, बट अभी के लिए मुझे लगता है कि इमीडिएट सपोर्ट ये 240 के आसपास में स्टॉक का बन चुका है। तो मेरे हिसाब से पोजीशंस में बने रहिए। 240 बिलो का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। उसके साथ ही अपसाइड में मुझे लग रहा है कि जैसे 260 62 ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो करीब 280 तक के लिए स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो 280 के आसपास में पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। अभी पोजीशंस में बने रहिए। रिवाइज स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए 240 लोग। तो यहां पर आपको बने रहने की सलाह, और स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। दिव्यांशु हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने सवाल पूछा है यूट्यूब पे। वोडाफोन आइडिया इनकी जो है वो खरीदारी है, और इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 16 रुपए की है। अच्छा खासा नुकसान, 18,000 शेयर, और लगातार हम देख रहे हैं कि एक नेगेटिव ट्रेंड जो है वो वोडाफोन आइडिया में हमें देखने को मिला है। आज भी देखिए बाजार के दबाव में इस वक्त वोडाफोन आइडिया उसी रेंज में है जहां पर काफ़ी वक्त से फंसा हुआ है। बीच में रिवाइवल और बाकी कुछ चीज़ें खबरें आती हैं, तो थोड़ा बहुत स्टॉक में हम एक मूव देखते हैं। अक्षय, ज़रा एक विस्तृत रणनीति बताइए। नुकसान बड़ा है तो आई एम श्योर कि इन्हें किसी उछाल में एग्जिट करने की सलाह होगी, और यहाँ से अगर निकलें तो फिर कहाँ पर ध्यान रखना चाहिए? जी, देखिए, वोडाफोन आइडिया में मेरे हिसाब से बहुत सारे सवाल हमेशा आते हैं। 15 के ऊपर आपको बहुत रिटेल के पोजीशन स्ट्रैप मिलेंगे। तो ओवरऑल जिस तरीके का ये स्टॉक का सेटअप है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 6.5 से 7 में फिलहाल एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, पर करंट लेवल से एक रिकवरी की उम्मीद जरूर है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये लेवल से स्टॉक में रिकवरी अटेम्प्ट देखे हमने। तो इस बार अगर रिकवरी करता है तो 9.5 से लेके 10, 9.5 से 10 ये पॉसिबल टारगेट एरिया आपको दिख सकता है, पर वहां पे एग्जिट करने की राय रहेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल कोई भी फंडामेंटल ट्रिगर्स भी नहीं है, ना टेक्निकली कोई सबूत बन पा रहा है कि बहुत बड़ी तेजी होगी। तो 9.5 और 10 ये आपको शायद 1.5 से 3 महीने के अंदर आपको ये टारगेट शायद मिल सकते हैं, वहां पे आपको एग्जिट लेना है। और एक रिस्क अवर्जन के लिए आपको 5.5 ये एक स्टॉप लॉस बना के स्टॉक में चलना है। सेल ऑन राइज की रणनीति आपको, वैसे आपकी खरीदारी काफ़ी ऊंचे लेवल्स की है। 9.5 से 10 के लेवल्स अगर यहाँ पर दिख जाएं तो फिर एग्जिट के बारे में ही सोचना चाहिए आपको, और इन स्तरों का इंतजार कीजिए। उसके बाद निकलने की ही रणनीति यहाँ पर बनती हुई वोडाफोन आइडिया के स्टॉक प्राइस पर बन रही है। इस बीच जहाँ हम बात कर रहे हैं, बाजार में एक रिकवरी अटेम्प्ट होती हुई भी नजर आ रही है। निफ्टी में ऑलमोस्ट 150 अंकों की मजबूती, 24,763 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ। अभी बिकवाली का दबाव जरूर नजर आएगा, लेकिन निचले स्तरों से निफ्टी जो है वो रिकवर करने की कोशिश करता हुआ। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पर भी नजर होनी चाहिए। निफ्टी के मुकाबले सेंसेक्स में ज्यादा रिकवरी है, करीब 500 अंकों की रिकवरी सेंसेक्स में भी इस वक्त नजर आ रही है, और बैंक निफ्टी में अब भी लेवल्स जो है वो कमजोरी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। मयूर सवाल पूछ रहे हैं पुणे से, यूट्यूब के जरिए उन्होंने हमें सवाल पूछा है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 170 शेयर्स की खरीदारी की है।
सचिन जी, इनकी खरीदारी के स्तर काफी ऊंचे हैं। 1000 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदे हैं कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर के स्टॉक। आधे से 1% की तेजी ये स्टॉक आज देख रहा है, लेकिन क्योंकि ऊंचे दाम की खरीद है, करीब 52-53 हजार का नुकसान भी झेल रहे हैं। कॉनकॉर पर मयूर के लिए राय क्या होगी? पर काफी ऊपर की खरीद है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो वीक ही है। रिसेंटली जरूर हमने लोअर साइड से कुछ एक पुल बैक मूव स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होते हुए देखे एंड मुझे लगता है उस पुल बैक के चलते अपसाइड में स्लाइड और मोमेंटम जो है करीब 720 725 तक के लिए देखने को मिल सकता है। अराउंड दैट लेवल्स एक 100 DMRs जो है एक रेजिस्टेंस एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है उन लेवल्स को सरपास करना क्लोजिंग बेसिस पे बहुत जरूरी रहेगा। सो अभी के लिए 720 इंपॉर्टेंट एरिया है। इन केस अगर वो लेवल्स ब्रेक होते देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट द फर्दर रिवर्सल इन दी स्टॉक्स। अदरवाइज वापस से एक सेलिंग प्रेशर स्टॉक के अंदर हावी होता हुआ नजर आ सकता है। ऑलरेडी ऊपर की लेवल्स की बाइंग है, मेरे हिसाब से पुल बैक पे एग्जिट करे तो ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज स्ट्रक्चर स्टॉक का वीक है और अभी भी बहुत बड़ा मोमेंटम जो है वो स्टॉक के अंदर एक्सपेक्टेड नहीं है। सो 720 730 अराउंड दैट लेवल्स एक बार वेट कीजिए। वो लेवल्स अगर मिलते हैं तो उन लेवल्स पर जो है एक बार एग्जिट करने के बारे में सोचिएगा। एंड अभी के लिए जब तक के लिए स्टॉप लॉस पर ध्यान रखिए। लोअर साइड में स्टॉप लॉस प्लेस करके चलिएगा 665 का। ठीक है, तो ये है राय कॉनकॉर पर आपको मिलती हुई सचिन जी की तरफ से। शशिकांत कुशवाहा का सवाल लेते हैं। इनका सवाल हमारे पास आया है सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार से और इनके पास टाटा स्टील के शेयर हैं। प्राइस मैं एक बार अक्षय बता देता हूं, 166 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। 1100 शेयर इनके पास हैं। काफी ऊपरी स्तरों की इनकी भी बाइंग है और 18,000 के ऊपर का नुकसान यहां पर झेल रहे हैं। तो बताइए क्या सलाह होगी टाटा स्टील पे? देखिए, मेटल्स पैक में कहीं ना कहीं जो कल न्यूज का खुलासा हुआ था कि जो टैरिफ स्ट्रक्चर है यूएस में वापस उसने रिवीजन करा है, जिसके चलते मेटल स्टॉक्स को बेनिफिट होगा। हमने काफी मेटल स्टॉक्स में एक रिबाउंड देखा है, तो कहीं ना कहीं टाटा स्टील में भी एक अच्छा प्राइस एक्शन कल हमने देखा और मेरे हिसाब से नतीजे पे इसके जल्दी ही है कभी तो। ओवरऑल जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है, लॉन्गर टर्म में अभी भी स्टॉक काफी मजबूत है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा चॉपी या वोलेटाइल हो सकता है, बट एक क्लैरिटी मिल पा रही है कि 130 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन गए कुछ दिन के ट्रेडिंग एक्शन से बनता हुआ दिख रहा है। और अगर आप होल्ड करके चले 3 से 5 महीने के टाइम होराइजन से तो 175 180 रिविजिट हो सकता है और लॉन्गर टर्म में इसके ऊपर भी टारगेट खुल सकते हैं। तो होल्ड करने की राय है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बनाना है तो 125 के नीचे रहेगा। बाकी ओवरऑल लॉन्गर टर्म के लिए टेक्निकली स्टॉक अभी भी पॉजिटिव है। लॉन्गर टर्म्स के हिसाब से टेक्निकली ये स्टॉक शेयर जो है वो पॉजिटिव नजर आता हुआ 125 और नीचे के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए हमारी खास मुहिम एसएमई आईपीओ से सावधान। वैल्यूएशंस देखें तो इस आईपीओ के लिए बहुत महंगे हैं। इनके पीयर्स भी जो है ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं आरएचपी में दिया गया है। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क रेवेन्यू के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से और प्रोडक्ट के हिसाब से तो दिख ही रहा है, लेकिन वैल्यूएशंस भी महंगे हैं। इनका जो एक ही कस्टमर से 65% से ज़्यादा का रेवेन्यू आ रहा है। इतना बड़ा रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन, कितना बड़ा रिस्क है इस बिजनेस मॉडल में। बहुत सारे ड्यूज जो होते हैं पीएफ के, आईटी डिपार्टमेंट के, ये सारे ड्यूज तो पे ही नहीं हुए हैं और जो पिछले 2-3 साल में केसेस हुए हैं वो लिस्ट बहुत बड़ा है। साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे तो है गड़बड़ी जो है इस एसएमई आईपीओ में, तो हमें पूरी तरह क्लियरली दिख रहा है। एसएमई आईपीओ में जो है हमारी मुहिम रही है 18 हाउस प्रदेश में, जहाँ पे गड़बड़ एसएमई आईपीओ को जो है हम फ्लैग करते हैं और अब देखिए हमारा इम्पैक्ट भी आ रहा है 18 हाउस प्रदेश में। सबसे पहले आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज एसएमई की आईपीओ आज ही इसकी जो है लिस्टिंग हुई है और 10% डिस्काउंट पे जो है लिस्टिंग देखने मिली है आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज के लिए। बैंक ऑफ इंजीनियर्स, इसकी एसएमई की आईपीओ आई है, पिछले 2 सेशन में स्टॉक में 10% की गिरावट आई है। और आखिर में हमारी बड़ी इम्पैक्ट आई है वैगन्स लर्निंग्स लेके। यहाँ पे कंपनी की आईपीओ विड्रॉ हो चुकी है और जो करंट मार्केट कंडीशंस है उसके कारण जो है आईपीओ की वापसी हुई है। जी हाँ, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी ये पूरी तरह से प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है कि हम आपको
फंडामेंटल लिहाज से ऐसे स्टॉक से दूर रखें जो आपका नुकसान करा देते हैं। और शरद दुबे हमारे सहयोगी लगातार आपको एसएमई आईपीओ से सावधान कर रहे हैं और वो आज भी 2 ऐसे ही एसएमई आईपीओ पर खास रिसर्च लेकर आए हैं। शरद, पहले जो है बताइए कि जो पिछले आईपीओ को लेकर आपने सावधान किया था उसके बारे में क्या अपडेट सामने आ रही है, क्या कहते हैं तमाम आंकड़े? जी बिल्कुल, मनोज ज्वेलर्स जो है, जो कल लिस्ट हुई थी, हमने आपको मई 6 को ही बता दिया था, आगाह कर दिया था कि इस एसएमई आईपीओ में जो है बहुत सारे रेड फ्लैग्स है। पिछले 2 दिन में 10% जो है मनोज ज्वेलर्स फिसला है और इनके मर्चेंट बैंकर है जावा कैपिटल सर्विसेज। आज के दिन के ट्रेड में भी 5% का लोअर सर्किट लगा है। तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सेलिंग जो है इंटेंसिफाई हो चुकी है और ये जो है हमारी पहली जो आगाह करने की बात थी, हमने 6 मई को ही ईटी नाउ स्वदेश में आपको पहले ही बता दिया था। अब कौन से नए आईपीओज हैं और कौन सी नई कंपनियां हैं जिस पर फोकस करना है हमें? आज जो है तीसरा दिन है एसएमई आईपीओ का। ये है आपका वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक का। इनके मर्चेंट बैंकर्स देख लीजिए, स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल एडवाइजर है। बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे हैं इस कंपनी में, खास करके कंपनी कहती है कि वो एक सैस की कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। लेकिन याद रखिए पिछले 2 से 3 साल में सैस का पूरा वैल्यूएशन जो है गिर चुका है। लगभग इंडस्ट्री का 40 से 50% की गिरावट आई है। टैक्सेशन मैटर्स भी है कंपनी के और प्रमोटर्स के, और कंपनी का ग्रुप कंपनीज के साथ भी एक ही लाइन ऑफ बिजनेस है। ऐसा ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है, क्या कोई नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन की गई है कि नहीं, इस पर भी बहुत सवाल उठे हैं। और डेट लेवल्स देखें तो पीयर्स से भी ज़्यादा कंपैरिजन पे है। ऑफकोर्स इसके थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स भी है कि फाइनेंशियल पीयर्स के साथ ही इंडस्ट्री लेवल्स पे दिखाया गया है और एंकर इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिली है। अब हम बात करने वाले हैं एसएमई आईपीओ का जो आज पहला बार खुल रहा है, वो है इंटीग्रिटी इंफ्रा बिल्ड डेवलपर्स। ये कंपनी का नाम है। आज इस एसएमई आईपीओ का पहला दिन है। इनके मर्चेंट बैंकर्स हैं आर्यमन फाइनेंशियल सर्विसेज। कंपनी का नाम है इंटीग्रिटी इंफ्रा बिल्ड वेंचर्स। बहुत सारे कंसर्न्स आए हैं, हमने पूरे आरएचपी की एनालिसिस की है और बाकायदा मेल डाला है कंपनी को और मर्चेंट बैंकर्स को, जहां से कोई जवाब नहीं आया है। सबसे बड़ा रिस्क है वो है B2G रिस्क, जो बिजनेस टू गवर्नमेंट वाली रिस्क होती है। कंपनी के सारे रेवेन्यू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं और सिर्फ गुजरात से आते हैं। उसके कैश फ्लोज मैंने देखा, जो नॉन ऑपरेटिंग वाले भी और ऑपरेटिंग वाले भी, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो में जो है स्टेबिलिटी नहीं देखने मिल रही है, क्योंकि एक इंफ्रा कंपनी है इसीलिए। और इंटरेस्टिंगली जो डेट है वो आईपीओ साइज से भी बड़ा है, तो ये एक बड़ा जो है इशू है। इसके अलावा एक लिमिटेड एक्सपीरियंस कंपनी की है, क्योंकि वो बड़े बड़े कंपनीज के क्रेडेंशियल्स लेके जो है ऑर्डर भी ले रहे हैं। ग्रुप कंपनीज सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, जहाँ पे कोई नॉन कम्पीट एग्रीमेंट नहीं साइन किया गया है। और याद रखिए पिछले 1 साल पहले जो थी कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म थी, तो ज़्यादा फाइनेंशियल डेटा है ही नहीं। अब हम बात करेंगे तो इनके जो मार्जिन्स हैं, अगर कंपेयर करें उदय शिव कुमार इंफ्रा या वीआर इंफ्रा स्पेस से, उससे कम है। पीयर से ख़राब नंबर्स हैं इनके। और नेट डेट देखिए बहुत हाई है अगर आप पीयर से करें। ये सारा आंकड़ा हमको आरएचपी में ही स्टडी में मिला है। तो ये जो सारे कंसर्न्स हम आपके सामने रख रहे हैं। ऑफकोर्स वैल्यूएशंस भी देखिए आईपीओ में हायर लेवल्स पे है। अगर कुछ पॉजिटिव्स की बात करें तो ये अपने आप को ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं गुजरात में, और इनका जो ऑर्डर बुक है साइज़ वो बड़ा है। तो ये 2 पॉजिटिव्स ज़रूर दिखने मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है इस एसएमई आईपीओ में। बेहद अहम जानकारी है इस आईपीओ से जुड़ी हुई जो कि आप हमें बता रहे हैं। शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो एसएमई आईपीओ से सावधान हमारी इस खास मुहिम में जो आरएचपी की बात करते हैं, शरद, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये एक डिटेल्ड ड्राफ्ट होता है और इस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद, डीप डाइव एनालिसिस करने के बाद सारे के सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स वो बता रहे थे। और ये कंपनी जिसका जिक्र कर रहे थे, इंटीग्रिटी इंफ्रा बिल्ड डेवलपर्स, खासतौर से लैक ऑफ फाइनेंशियल डेट यानी कि कर्ज काफ़ी ज़्यादा है और एक ही ज्योग्राफी से कंपनी का सारा ऑपरेशन भी है, वहां से सारी कमाई भी आती है। इसके चलते यहां सावधान रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और कुछ और स्टॉक्स का जिक्र करते हो। अक्षय, आपसे एक बार डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस पर आपका टेक जानना चाहूंगी। BDL, BEL, HAL सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती। कोचीन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक में भी अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में दिख रहा है। इस स्पेस को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल,
गए कुछ ट्रेडिंग सेशन से अगर आप ट्रेडिंग एक्शन, प्राइस, वॉल्यूम या डिलीवरी एक्शन देखें तो काफी एक्शन पैक्ड सेक्टर है ये, और इंडिया पाक के बॉर्डर एस्केलेशन के बाद और लाइमलाइट में आ चुका है सेक्टर। तो जो काफी दबा हुआ था सेक्टर, उसमें बाइंग पोजीशंस डेरिवेटिव्स में बनती हुई दिख रही है। तो सबसे बेहतरीन जो सेटअप है फिलहाल ये सेक्टर में वो बन पा रहा है BEL का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। एक पॉसिबल लॉन्गर टर्म ब्रेकआउट जोन की तरफ जा रहा है। ये ब्रेकआउट बनेगा आपका करीबन 340 के ऊपर, फिलहाल 336 का करंट मार्केट प्राइस है, और अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो पाता है तो 375 तक आप इसमें आने वाले दिनों में टारगेट बनते हुए दिखेंगे। सिमिलर प्राइस स्ट्रक्चर है HAL का, जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। पॉसिबल ब्रेकआउट जोन है 4750, जिसके बाद आप 5500 तक टारगेट इसमें बनते हुए दिखेंगे। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है काफी सारे डिफेंस स्टॉक में। सिर्फ मजगांव डॉक में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मिड कैप स्पेस में अच्छी खासी बाइंग दिख पा रही है। मजगांव डॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और इस प्राइस सेटअप के चलते 3500 तक पॉसिबल टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये 2-3 स्टॉक्स मैंने जो डिस्कस करे सबसे बेहतरीन इनमें प्राइस सेटअप से, और अगर किन्हीं के पास है तो अभी भी आप इसमें पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं, ये राय रहेगी। डिफेंस क्षेत्र पर और तमाम स्टॉक्स पर एक विस्तृत नजरिया आपको अक्षय जी की तरफ से मिलता हुआ, उस हिसाब से रणनीति बनाएं। चलिए अगला सवाल यूट्यूब से हमारे पास आया हुआ है। सुरेश जी शर्मा भरतपुर राजस्थान से उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया। भरतपुर बड़ा ही खूबसूरत शहर और अपनी बर्ड सेंचुरी केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पर है और उसके लिए जाना जाता है, बड़ी अहमियत है और यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनमें गिना जाता है इसे। चलिए तो भरतपुर से जो सवाल सुरेश जी ने पूछा है वो ITC होटल्स पे पूछा है। 2000 शेयर इनके पास है, 174 जो है वो बाइंग प्राइस है। लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है। सचिन, लॉन्ग टर्म के नजरिए से ITC होटल्स क्या लगता है आपको? नुकसान काफी ज्यादा झेल रहे हैं इनकी। ITC होटल्स की बाइंग प्राइस थोड़ा सा हमें देखना होगा, शायद यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। फिर भी एक नजरिया दीजिए, ITC होटल्स यहां से कैसा लगता है, हम इसे करेक्ट करेंगे। कल प्रशांत जी रिसेंटली एक इमीडिएट सपोर्ट 180 के आसपास से स्टॉक के अंदर जो है वो वापस एक रिकवरी मूव जो है वो अटेम्प्ट होता हुआ नजर आया। हालांकि टेक्निकली डेटा बहुत कम है, बट अभी के लिए जो इमीडिएट लेवल्स नजर आए हैं एज एन सपोर्ट लेवल्स वो 180 178 की रेंज में ही नजर आए और अराउंड दैट लेवल से स्टॉक के अंदर एक रिकवरी मूव जो है वो देखने को मिला है। ऑन दी हायर साइड मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटीज है करीब 205 110 के लेवल्स को चेस करने की इन द नियर टर्म में। तो अगर पोजीशंस लाइक करीब बॉटम के लेवल से बनी हुई है 180 या 175 के आसपास, मेरे सबसे एक बार पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे और 178 जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट से रिवर्स होता हुआ स्टॉक नजर आया, उसी लेवल्स को एज एन स्टॉप लॉस पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। सो 178 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह दूंगा पोजीशंस में। अपसाइड टारगेट्स 205 210 अराउंड दैट लेवल्स के देखने को मिल सकते हैं। 178 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 205 210 तक के लेवल्स देखने पर इसे फिर से रिव्यू करवाइएगा और तब वापस से सवाल पूछ के आपको राय जरूर देंगे। फिलहाल पोजीशन को इंटैक्ट रखें, स्टॉप लॉसेस मेंटेन कीजिए और इन स्तरों का इंतजार कीजिए। हमारे साथ एक लाइव कॉलर फोन लाइन से जुड़ गई हैं। स्नेहा जी हमारे साथ पुणे से जुड़ी है। नमस्कार स्नेहा जी, बताएं आपका सवाल क्या है? यस नमस्कार मैम। मैंने BDL शेयर लिया है, अभी 11th मंथ हो गया कि 16,054 का मेरा उसका ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है और अभी वैसे चल रहा है ये BDL का भाव। तो मैं अभी 2-3 महीने के लिए ठहर सकती हूँ, मगर उसमें क्या पोजीशन लूँ, अभी निकाल डालूं या ठहरूं? बिल्कुल, ये स्टॉक और इससे जुड़ा सेगमेंट स्नेहा जी इस वक्त फोकस रेडार पर है। आपके खरीद किस स्तर से नजदीक आता हुआ है इस वक्त भारत डायनेमिक्स का स्टॉक? अभी थोड़ी देर पहले अक्षय जी से भी इसका जिक्र किया था। अब सचिन जी से एक बार राय लेते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में 1500 शेयर्स खरीदे इन्होंने, 1670 इनके एंट्री पॉइंट्स हैं और वहां से स्टॉक में ऑफकोर्स डाउनसाइड विजिबल हुई थी, लेकिन अब ये जो है पूरा का पूरा स्पेस ही एक्शन दिखा रहा है। 1654 यानी कि इनकी खरीद के स्तर के बिल्कुल नजदीक ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। क्या राय होगी के लिए सचिन? और ये 2-3 महीने का नजरिया रख रही हैं, क्या लंबी अवधि का एक नजरिया होना चाहिए और अगर हाँ तो टारगेट्स क्या वॉच आउट किए जाएं? वेल मानसी जी, एक्शन ऑलरेडी बना हुआ है इससे रिलेटेड सारे लाइक सेक्टर से रिलेटेड सारे स्टॉक्स के अंदर, और जिस तरीके से लोअर साइड से रिकवरी मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिला है करीब 1440 1450 के आसपास के लेवल्स थे, अराउंड दैट लेवल से स्टॉक वापस एक
रिकवरी मूव अटेम्प्ट करता हुआ नजर आया। साथ ही साथ में अगर वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स काफी अच्छी इनिशिएट होते हुए नजर आए। सो ये जो मोमेंटम है ये अलॉन्ग विद द वॉल्यूम्स आया और मुझे लगता है ये मोमेंटम सस्टेन रह सकता है फॉर द कमिंग डेज के लिए। सो पोजीशंस में बने रहने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस जरूर रिवाइज करेंगे एंड चूंकि इनकी कॉस्टिंग 1670 ऊपर के लेवल्स की है एंड लोअर साइड में अभी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है वो करीब 1460 के आसपास का ही बन रहा है। तो मेरे हिसाब से 1460 अगर ये स्टॉप लॉस प्लेस करके रख सकते हैं तो बने रहिए स्टॉक में। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट हो सकता है कि एक बार 1750 और 1800 तक के लिए देखने को मिले। सो अराउंड दैट लेवल्स वापस से स्टॉक को रिव्यू करेंगे। जब भी तक अभी के लिए बने रहने की सलाह 1460 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। बढ़ते आगे दिलीप रमानी जी का सवाल लेंगे, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिलीप जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं गुजरात नौसारी से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? सर मेरे पास BEML के 20 शेयर है। मेरा बाइंग प्राइस है 3580। ठीक है, ठीक है। नजरिया आपका क्या लॉन्ग टर्म का है? जी जी सर, 2 से 3 साल। चलिए 2 से 3 साल BEML 3580 की इनकी खरीदारी है। अक्षय बताइए क्या करना चाहिए BEML में? 3580 बाइंग प्राइस है, 2 से 3 साल रुक सकते हैं। जी तो BEML लिमिटेड में अगर मैं प्राइस स्ट्रक्चर देखूं, क्योंकि आपका नजरिया लॉन्गर टर्म का है, एक जो लॉन्ग टर्म करेक्शन का दौर रहता है, स्टॉक ने ऑलरेडी एक पूरा जो साइकिल है वो उसमें बीत चुका है। अगर आप देखें 5000 से लेके 2400, ये एक पूरा इसका मंथली जो एक शायद 1.5-2 साल से हम इसमें प्रेशर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं 2600 के स्तर से एक अच्छी रिकवरी हमने देखी है, तो पॉसिबल रिकवरी के संकेत दिख पा रहे हैं। वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छा है। तो 1 साल के ऊपर के नजरिए से अगर आप ये स्टॉक होल्ड करें तो फिलहाल जो डेटा पॉइंट्स है उसके चलते 4300 तक टारगेट प्रोजेक्शन बन पा रहा है, तो होल्ड करने की राय रहेगी। 2800 ये एक मीडियम टर्म सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉप लॉस अगर आप बनाना चाहे तो ये 2800 के नीचे रहेगा, पर मानना है कि 4200 तक साल भर के ऊपर ये स्टॉक ये टारगेट छू सकता है। बात है, तो बने रहने की सलाह आपको 4200 के ऊपर के लक्ष्य साल भर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे और अक्षय जरा अपना डिस्क्लेमर दे दें। तो प्रशांत जी, जो स्टॉक्स डिस्कस करा है शो पे, कुछ स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंटों को भी रेकमेंड किया होगा। मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स इन स्टॉक्स में है नहीं। सचिन जी अपना डिस्क्लेमर दें। पर जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, बट ये स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंड किया हो सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए, बाजार पर राय देने के लिए। चलिए इसी के साथ अब शेयर बाजार सबका अधिकार में मुझे और मानसी को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर एक्शन बरकरार है। इसके बाद कमोडिटी का एक्शन दिखेगा। विश्व मोहन मेरे सहयोगी आपके साथ जुड़ेंगे। देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।